वेलकम बैक टू चैनल। ये हमारी जो वीडियो थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे, उसका पार्ट 2 है। इसके अंदर हम बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। और उन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट सी बात करना चाह रहा था आपके साथ। वो ये है कि जैसे कि मैं लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करता हूँ, उसमें जो जो टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ वो ऐसा एक थ्योरी से गुजार रहे हैं, जो मज़ीद प्रिपरेशन में जब हम इसकी सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से इनको अगेन एक रिवीजन मैराथन रखेंगे। उस पे इनको हम इस बुक से भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट और टॉपिक्स और वेबसाइट्स वगैरह से भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़, और एक नेक्स्ट चीज़ ये थी कि काइंडली आप वीडियोस को देखने के बाद एक कमेंट में इसके बारे में रिव्यूज़ लाजमी दिया करें, ताकि मुझे थोड़ा सा अपना ओवरव्यू हो कि कहाँ पे मज़ीद मैं आपको ताकि गाइड कर सकूँ उस हवाले से, और थोड़ी सी हौसला अफजाई भी हो जाती है कि कहाँ पे मुझे मज़ीद बेहतरी करनी है, ताकि इस चीज़ को मैं मज़ीद अच्छे तरीके से टैकल करके और मज़ीद अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकूँ। और इस लेक्चर्स को जैसे तैयार करता हूँ और मज़ीद इनको कैसे आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, या जितनी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से उतना ही ठीक है। तो काइंडली इस हवाले से ये रिक्वेस्ट थी कि आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ीद डिस्कशन। जी, तो हमारे पास स्टोन मैसनरी में जो 19 नंबर पे हेडिंग है वो है लेसिंग कोर्स की। बेसिकली ये हम वॉल को स्ट्रेंथन करने के लिए स्मॉल स्टोन्स को यूज़ करते हैं, उसे लेसिंग कोर्स कहते हैं। और ये रेगुलर कोर्स में भी इसको हम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा हमारे पास 20 नंबर पे है स्पेल्स। ये असल में जो हम यूज़ करते हैं इसमें हम स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स को यूज़ करते हैं। इसकी रीज़न होती है बिग ब्लॉक्स को कम करना, और ये स्टोन्स जो हैं रेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा 21st पर है वो है बटरेस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। ये असल में हम यूज़ करते हैं स्लोपिंग रूफ़ में, जो हम उसका प्रोजेक्शन देते हैं। स्लोपिंग रूफ़ में प्रोजेक्शन देने के लिए वॉल के अगेंस्ट हम बटरेस को यूज़ करते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। स्लोपिंग और स्टीम मैसनरी प्रोजेक्शन फॉर अ टॉल वॉल इंटेंडिंग टू स्ट्रेंथन द वॉल अगेंस्ट द थ्रस्ट ऑफ रूफ और आर्च। वही बात है कि हम रूफ को स्ट्रेंथन देने के लिए ये बटरेस यूज़ करते हैं। ये एक स्टोन है असल में ना, स्टोन मैसनरी की टाइप ही है। तो इसको आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा रिमेंबर रखेंगे कि it is used for intending to strengthen the wall against the thrust of roof or arch। ओके, उसके बाद 22 पर है हमारे पास सेटिंग। प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ स्टोन इन इट्स पोजीशन इन मैसनरी कंस्ट्रक्शन। ये असल में उसका फंक्शन बता रहे हैं, स्टोन को जो हम सेटल करते हैं उसे सेटिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मैसनरी आ जाती है। इसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास 4 टाइप्स हैं। एक कोर्स रबल मैसनरी, अंडर कोर्स रबल मैसनरी, और रैंडम रबल मैसनरी, और ड्राई रबल मैसनरी। इसमें जो बात हमें कॉन्सेप्चुअली देखनी चाहिए, कंपलसरी जो हमें पता होनी चाहिए, इसमें जो हम स्टोन्स के साइज़ यूज़ करते हैं कोर्स रबल मैसनरी में वो 50 mm से 200 mm यूज़ करते हैं। और ये रफ़ और चीपेस्ट जो हमारी स्टोन वॉल्स होती हैं उसमें ये मैसनरी यूज़ होती है। और ये हमारे पास कॉमनली पब्लिक बिल्डिंग्स में भी यूज़ होती है। उसके बाद अंडर कोर्स है, इसमें हम स्टोन्स को ड्रेस नहीं करते जैसे हम प्रॉपर स्टोन्स की ड्रेसिंग करते हैं। और उसके अलावा इसमें हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है वो हम इसमें करते हैं गोडाउन्स वगैरह की और गैराज वगैरह में, उसमें हम यूज़ करते हैं। और इसमें जो कोर्स है उसे भी हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। ओके, और इसमें एक ये लाइन लिखी हुई है, काफ़ी नोट डाउन करने वाली है, सेकंड नंबर पे, कि दे आर यूज एज दी अवेलेबल फ्रॉम क्वेरी एक्सेप्ट नॉकिंग आउट सम कॉर्नर्स। मतलब बेसिकली हमें प्रोवाइड होते हैं, तो जो हम उनके कॉर्नर्स होते हैं जैसे हम उनको थोड़ा सा कट करते हैं तो वो हम उसके बगैर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये अंडर कोर्स रबल मैसनरी कहलाता है। इसके बाद हमारे पास रैंडम रबल मैसनरी है। इसमें हम इरेगुलर साइजेस और शेप्स के स्टोन्स यूज़ करते हैं, और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और कंपाउंड्स वॉल्स वगैरह में भी यूज़ हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास डी है ड्राई रबल मैसनरी। इसमें हम
सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन टू कोर्स रबल मैसनरी से जो हमारी फर्स्ट नंबर पे कोर्स रबल मैसनरी है उससे ये सिमिलर है, लेकिन इसमें हम मोटर यूज़ नहीं करते स्टोन्स के साथ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कंपाउंड वॉल्स। उसके बाद जो आप इसको रखेंगे, जो इसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी है अभी स्टोन मैसनरी की, उसमें रबल मैसनरी की हमने टाइप्स देख ली हैं, और जो कि इरेगुलर साइज जिसमें यूज़ होता है रबल मैसनरी में। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है एशलर मैसनरी। ये अक्सर पेपर में आ जाता है समहाउ, तो इसको देख लेते हैं। इन एशलर मैसनरी इसमें हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स और स्टोन्स को यूज़ करते हैं। एशलर से ही आपके कॉन्सेप्ट में ये होना चाहिए कि इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्टोन्स यूज़ होंगे, और इसमें कोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि सेम हाइट का ही कोर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक्स जो हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होने चाहिए, और उनका जो साइज़ है, जो हाइट ऑफ द स्टोन है, वो तो हमने स्क्वायर यूज़ करना है। हाइट्स वगैरह स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के हिसाब से होंगे, लेकिन जो हमने हाइट ऑफ द स्टोन यूज़ करने हैं, स्पेसिफिकली हाइट की बात कर रहा है, ना कि उनके जो साइज़ की हमने ऊपर बात की। यहाँ पे ये पॉइंट नोट डाउन करें कि ये हाइट का जिक्र कर रहा है, यहाँ से ही हम कंफ्यूज होते हैं। और जो इसने स्टोन की हाइट बताई है वो 250 mm से 300 mm है, ओके। और उसके बाद उसने लेंथ ऑफ द स्टोन शुड नॉट एक्सीड 3 times द हाइट। अब साथ ही उसने उसकी लेंथ के बारे में बता दिए, जिस लेंथ का हमने स्टोन यूज़ करना है, कि वो इस हाइट से 3 गुना शुड नॉट एक्सीड, 3 गुना से ज़्यादा इसकी हाइट से उसकी लेंथ बढ़नी नहीं चाहिए, ओके। एंड डेप्थ इनटू द वॉल शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द हाफ ऑफ द हाइट। मतलब जो हाइट 250 है, इसके हाफ से बराबर उसकी हम डेप्थ लेंगे, जो हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्रिक मैसनरी आ जाती है। ब्रिक मैसनरी में हमारे पास नॉमिनल साइज़ ऑफ मॉडल ब्रिक बताया गया है 200 mm, 100 mm और 100 mm की जो ब्रिक होती है। एक्चुअल ब्रिक साइज़ भी फिर उसने बताया 190 mm और 90 mm और 90 mm की होती है। नेक्स्ट अब ये कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपको ब्रिक मैसनरी की स्टडी के दौरान पता होनी चाहिए, कि हमने अगर ब्रिक को उसका फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। उसमें स्ट्रेचर है, एज वी नो सिंपल टर्म है कि लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक को कहते हैं हेडर, शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक को कहते हैं एडसिस है, उसे हम कहते हैं एज फाउंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेसिस। जब प्लेन सरफेसिस इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम एडसिस कहते हैं। बेड है, ये लोअर सरफेस ऑफ द ब्रिक होती है, और परपेंड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जो होती है जो वर्टिकल जॉइंट को सेपरेट करती है दो एडजेसेंट ब्रिक से, तो उसे हम परपेंड कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास लैप है, ये सिंपल है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल जॉइंट्स के दरमियान जो लंबाई में फासला होता है। सक्सेसिव कोर्सेज, दो अल्टरनेट कोर्सेज या सेम कोर्सेज के दरमियान, उसे हम लैप भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लोज़र। ये ब्रिक का वो पोर्शन होता है यूज टू क्लोज अप द बॉन्ड एट द एंड ऑफ ब्रिक्स कोर्स, कि जब हमारा ब्रिक का एक कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसको जो क्लोजिंग जो हमारी ब्रिक होती है उसे हम क्लोज़र कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वीन क्लोज़र है, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्शन ऑफ ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ ब्रिक लेंथ वाइज, जब हम ब्रिक को लेंथ वाइज कट करते हैं दो पोर्शंस में तो उसे हम क्वीन क्लोज़र कहते हैं। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, इट इज़ ब्रिक विच इज़ हाफ एज विड्थ एज फुल ब्रिक, कि जो फुल ब्रिक की हाफ विड्थ के बराबर होगी ब्रिक, उसे हम क्वीन क्लोज़र कहते हैं। इसके बाद हमारे पास किंग क्लोज़र, ये भी सेम एज इम्पोर्टेंट है कि ये पोर्शन ऑफ ब्रिक है जिसको हम कट करते हैं, विड्थ ऑफ इट्स वन एंड इज़ हाफ, कि जो उसकी विड्थ है वन एंड की उसे हम हाफ कट करेंगे फुल ब्रिक से, वाइल द विड्थ ऑफ अदर एंड इज़ इक्वल टू द फुल विड्थ। मतलब एक साइड की वन एंड की, एक एंड की जो विड्थ होगी उसको हम हाफ कट करेंगे, जबकि दूसरा एंड होगा वो फुल विड्थ का ही होगा, ओके। इट इज़ दस ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ द ब्रिक। मतलब एक ब्रिक को आप ट्रायंगुलरली कट कर रहे हैं, सिंपल उसका यही शेप बनेगी, सच दैट हाफ हेडर एंड हाफ स्ट्रेचर इज ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग द कट फेसिस। जब उनके फेसिस को भी कट कर देंगे तो हमें हाफ हेडर और हाफ स्ट्रेचर मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास बीवील्ड क्लोज़र है। ये ब्रिक का वो पोर्शन है
जो ब्रिक को हम कट करते हैं कि उसकी हाफ विड्थ एक एंड से मेंटेन हो जाए और फुल विड्थ उसकी अदर एंड से मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास मुख्तलिफ है माइटर्ड क्लोज़र, बैट, बुलनोज, क्वीन, फ्रॉग। इसमें हमारे पास जो 11 नंबर पे माइटर्ड क्लोज़र है, ये पोर्शन ऑफ ब्रिक हमें तब ऑब्टेन होता है जब वो ट्रायंगुलर पोर्शन ब्रिक का ऐसा उसका विड्थ का फेस बनाए और ऐसा एंगल बनाए कि वो 45 और 60 एंगल हो लेंथ वाइज ऑफ द ब्रिक के, तो तब वो हमारे पास 45 और 60 एंगल पे माइटर्ड क्लोज़र होगा। उसके बाद बैट है 12 नंबर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ, जो सिर्फ विड्थ के अलॉन्ग ही हम कट करते हैं उसे हम बैट कहते हैं। Thus the bat is smaller in length and then full brick, ये लेंथ में स्मॉलर होता है। ओके उसके बाद बुल नोज, अ ब्रिक मोल्डेड विद रेक्टेंगुलर एंगल, राउंडेड एंगल, के ब्रिक को जब आप राउंडेड एंगल में उसको चेंज करते हैं तो हमारे पास बुल नोज बन जाता है। उसके बाद क्वीन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन करें कि कॉर्नर एक्सटर्नल एंगल ऑन फेस साइड ऑफ अ वॉल, जो वॉल की फेस साइड पे एक्सटर्नल एंगल या कॉर्नर है उसे हम क्वीन कहते हैं। क्वीन आर जनरली एट राइट एंगल्स बट मे बी ग्रेटली देन अ राइट एंगल, मतलब कि ये राइट एंगल भी हो सकता है क्वीन और राइट एंगल से ज़्यादा भी हो सकता है, ग्रेटर देन अ राइट एंगल। और फ्रॉग है, फ्रॉग एज वी जनरली नोन कि ये डिप्रेशन होता है ब्रिक के टॉप फेस पे, ये हमारी एक की बना देता है कि हम मोटर ये एक ब्रिक से जब जुड़ता है तो वो नेक्स्ट उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसके बाद हम बॉन्ड्स देखेंगे ब्रिक वर्क में। एज वी नो देयर आर 4 फेमस बॉन्ड्स, स्ट्रेचिंग बॉन्ड, हेडिंग बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। अब हम देखते हैं स्ट्रेचिंग बॉन्ड को। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ऑल ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर, ये अपने नाम से ही जाहिर है कि ये ब्रिक स्ट्रेचर में ऑन द फेसेस ऑफ द वॉल पर होंगी। इट इज़ सूटेड फॉर हाफ ब्रिक वॉल ओनली, जहाँ पे हमने हाफ ब्रिक वॉल्स करनी है वहाँ पे हम ये स्ट्रेचर बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हेडिंग बॉन्ड है, इसका मतलब सिंपल है कि ऑल ब्रिक्स आर लेड ऑन हेडर फेसेस ऑफ द वॉल, इट इज़ सूटेबल फॉर वन ब्रिक वॉल ओनली। ओके अब हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गया है इंग्लिश बॉन्ड जी। इसके बाद हमारे पास है जी इंग्लिश बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज, इसमें अल्टरनेट कोर्सेज होते हैं हेडर फिर स्ट्रेचर, ये अल्टरनेट कोर्स एक के बाद एक आएगा। मोस्ट कॉमनली यूज बॉन्ड, ये ज़्यादातर हर वॉल में हम देखते हैं कि इंग्लिश बॉन्ड यूज़ होता है। दिस बॉन्ड इज़ कंसिडर टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ओके अब ये कुछ इसमें इसके पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि वर्टिकल जॉइंट्स इन द हेडर कोर्सेज कम ओवर ईच अदर, कि जो वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं वॉल में वो हेडर कोर्स में एक दूसरे के बाद आते हैं, और वर्टिकल जॉइंट्स इन स्ट्रेचर कोर्सेज आर इन द सेम लाइन। ओके ये इसकी एक स्पेसिफिकेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि हेडर एक दूसरे के ऊपर आते हैं और जो हमारे पास स्ट्रेचर होते हैं वो सेम लाइन में आते हैं। उसके बाद उसने एक और इसका स्पेसिफिकेशन बताइए कि हेडिंग कोर्स शुड नेवर स्टार्ट विद क्वीन क्लोजर, कि जो हेडिंग कोर्स हम यूज़ करते हैं, दो अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं ना स्ट्रेचर और हेडर, लेकिन जो हम हेडिंग कोर्स यूज़ करेंगे वो कभी भी क्वीन क्लोज़र जो होता है ब्रिक में, अभी आपको ऊपर बताया, तो उसमें कभी भी हेडिंग कोर्स क्वीन क्लोज़र के साथ स्टार्ट नहीं होगा, स्ट्रेचिंग कोर्स हो सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 4 नंबर पे है फ्लेमिश बॉन्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर, इसमें अल्टरनेट होंगे हेडर्स और स्ट्रेचर, उसमें एक कोर्स हेडर का ऊपर स्ट्रेचर का, इसमें अल्टरनेटिव है कि हेडर के साथ स्ट्रेचर है फिर हेडर है फिर स्ट्रेचर है, इस तरह होंगे। और इसके साथ ये है कि इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि एवरी अल्टरनेट स्टार्ट विद हेडर एट द कॉर्नर, कि मतलब कि जो अल्टरनेट कोर्स होगा वहाँ पे हेडर हम कॉर्नर पे लेंगे, कि एवरी अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट्स विद हेडर, कि जो भी हमने अल्टरनेट कोर्स यूज़ करना है उसमें हम सबसे पहले हेडर से हम उस कोर्स का स्टार्टअप लेंगे। ओके नेक्स्ट इसने बताया कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड ईच कोर्स प्रेजेंट्स द सेम अपीयरेंस इन द फ्रंट फेस एज वेल एज बैक फेस, जो हमारे फ्रंट फेस पे उस वॉल की शेप है वही बैक फेस पे होगी, चेंज नहीं होगी। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग एंड
हार्टिंग इन ईच कोर्स। वो ये इस बात में इस लाइन में कह रहा है कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में अगर हम देखें तो उसमें डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेस करता है दोनों, डबल फ्लेमिश बॉन्ड को और इंग्लिश बॉन्ड को बैक से और हर्टिंग से ईच कोर्स में। ये सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में वो बता रहे हैं। ओके, उसमें अब उसने कुछ स्पेसिफिकेशन बताई है फ्लेमिश बॉन्ड की कि फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स मोर प्लीजिंग अपीयरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड। ये उसकी अपीयरेंस की बात हो रही है। और इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लेमिश बॉन्ड, ये स्ट्रेंथन वाइज होता है। ओके, और इसके बाद हमारे पास फेसिंग बॉन्ड भी है और रैंकिंग बॉन्ड भी है। तो फेसिंग बॉन्ड को हम देखते हैं, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हेडिंग एंड स्ट्रेचिंग कोर्सेज आफ्टर सेवरल स्ट्रेचिंग कोर्सेज। इसमें ये बात है कि एक हेडिंग और स्ट्रेचिंग कोर्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं कि एक हेडिंग कोर्स काफ़ी ज़्यादा सारे स्ट्रेचिंग कोर्सेज गुजरने के बाद आएगा। दिस बॉन्ड इज़ नॉट स्ट्रक्चरली गुड एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ओके, ये बिल्कुल अपने जो इसका है स्पेसिफिकेशन से जाहिर कर रहा है कि एक हेडिंग कोर्स आ रहा है, एक हेडर मतलब आ रहा है डिफरेंट स्ट्रेचर के बाद, तो वो फिर बेहतर नहीं होगा उस लिहाज से, लोड कैरिंग और स्ट्रक्चर के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास रैंकाइन बॉन्ड है। ये स्पेसिफिकेशन से है कि इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग ब्रिक्स आर लेड एट एन एंगल अदर देन 0 और 90 डिग्री, कि उस जब हम ब्रिक को बॉन्ड में यूज़ कर रहे हो तो उसका एंगल ना 0 होना चाहिए ना 90 डिग्री होना चाहिए, ये अक्सर आ जाता है। द रैंकिंग और इंक्लिनेशन शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। जो हम उसका इंक्लिनेशन में ज़ारी बात है कि जब हम 0 भी नहीं रख सकते, 90 पे भी नहीं से रखेंगे, तो हम इंक्लाइन रखेंगे, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होनी चाहिए इन अल्टरनेट कोर्सेज के, मतलब डिफरेंट जब हम उसके कोर्स लगा रहे हैं तो वो जो डायरेक्शन ऑफ द ब्रिक होती है वो हम ऑपोजिट रखते हैं उसके, कि एक अगर हमने 60 पे रखा है तो नेक्स्ट हम फिर उस 60 पे नहीं रखेंगे, 60 के उल्ट हम 120 पे भी रख सकते हैं, डिफरेंट उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी अरेंजमेंट मेक्स अ रैंकिंग बोर्ड मोर इफेक्टिव। ये काफ़ी इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग ऑफ ब्रिक्स काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रैंकिंग बॉन्ड की ही 3 टाइप्स हैं, डायगोनल बॉन्ड, हेयरिंग बॉन्ड एंड जिगजैग बॉन्ड। उसमें हमारे पास इसने बताया थोड़ा सा कि डायगोनल बॉन्ड क्या होता है। इसमें ब्रिक्स लेड डायगोनली हम उसको यूज़ कर लेते हैं और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस तरह सेलेक्ट होता है कि मिनिमम ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक्स हो के ब्रिक्स इतनी टूटे बिना। और हेयरिंग्स बॉन्ड में हम जो एंगल यूज़ करते हैं ब्रिक का 45 डिग्री होता है फ्रॉम द सेंटर इन बॉन्ड डायरेक्शन, सेंटर से दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शंस में। उसके बाद हमारे पास आता है जिगजैग बॉन्ड। ये सिमिलर होता है हेयरिंग बॉन्ड के, और एक्सेप्ट दैट ब्रिक्स आर लेड इन जिगजैग फैशन। नाम से बता रहा है कि हम ब्रिक्स को जिगजैग फैशन में यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास डच बॉन्ड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस बॉन्ड इज़ मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ इंग्लिश बॉन्ड। ये इंग्लिश बॉन्ड की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इन दिस बॉन्ड को कॉर्नर्स ऑफ वॉल आर स्ट्रेंथनड, कि जो कॉर्नर्स ऑफ वॉल होंगे उसे हम स्ट्रेंथन करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स इज सिमिलर टू इंग्लिश बॉन्ड, मतलब कि जैसे हम इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेट कोर्सेज हेडर और स्ट्रेचेस के यूज़ कर रहे थे, तो डच बॉन्ड में भी हम वैसे ही करेंगे। और जो क्वीन ऑफ स्ट्रेचर कोर्स होगा वो हम 3/4 बैट लेंगे। ओके, तो हम क्वीन आता है वॉल में, वो हम 3/4 ऑफ बैट हम यूज़ करेंगे। अ हेडर इज इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट टू 3/4 बैट, जो फिर अब हेडर आता है अल्टरनेट कोर्सेज में वो हम 3/4 बैट के बाद यूज़ करेंगे इन एवरी स्ट्रेचर कोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिटेनिंग वॉल्स एंड ब्रेस्ट वॉल्स। रिटेनिंग वॉल इज़ अ वॉल ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस, एज वी नो दैट कि रिटेनिंग वॉल में हमारे पास वॉल की थिकनेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, बिल्ड टू रेजिस्ट प्रेशर ऑफ अर्थ फिलिंग, क्योंकि हम रिटेनिंग वॉल के पीछे बैक फिलिंग करते हैं तो उसका भी प्रेशर होता है, अर्थ फिलिंग का भी। जबकि हमारे पास जो ब्रेस्ट वॉल है वो सिमिलर टू रिटेनिंग वॉल होती है, बट इट इज़ बिल्ड टू प्रोटेक्ट नेचुरल स्लोपिंग ग्राउंड फ्रॉम कटिंग एक्शन ऑफ वेदरिंग। जबकि जो ब्रेस्ट वॉल है वो हमें नेचुरल जो ग्राउंड में स्लोपिंग आती है उसके वेदरिंग एक्शन की वजह से उससे भी हमें काफ़ी प्रोटेक्ट करती है, और इसको हम प्रेफर करते हैं ब्रेस्ट वॉल को भी। और अब वो बता रहा है कि रिटेनिंग वॉल कॉमनली
रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल रोड्स बनती हैं जहाँ पर। अब ये उसका यूज़ बता रहा है। मैसनरी डैम्स वगैरह और विंग वॉल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिकेशन है। रिटेनिंग वॉल शुड बी स्ट्रक्चरली कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग अर्थ प्रेशर, जैसे कि हमने बात की सेक्शन ऑफ वॉल शुड बी सो प्रोपोर्शनल दैट इट विल नॉट ओवरटर्न बाय लिटल प्रेशर, के वो स्लाइड ना कर जाए, जो वॉल है रिटेनिंग वॉल है ओवरटर्न ना कर जाए। वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड द फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम अर्थ प्रेशर शुड नॉट स्ट्रेस इट्स फाउंडेशन, के जो एक उसका अपना वेट है वॉल का और एक जो फोर्स लग रही है अर्थ प्रेशर की, तो वो फाउंडेशन को डिस्टर्ब ना करे। टू अ ग्रेटर वैल्यू देन सेफ बेरिंग कैपेसिटी, की उसकी फाउंडेशन की सेफ बेरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। और वीप होल्स आर प्रोवाइडेड, आपने अक्सर देखा होगा कि रिटेनिंग वॉल्स में हम वीप होल्स देते हैं टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम फिलिंग बिहाइंड, कि वो वाटर को भी ड्रेन आउट कर दे। अब ये उसका प्रेशर पर मीटर लेंथ रिटेनिंग वॉल का कैलकुलेट करने का फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, H/2 इंटू 1-sin5/1 + sin5। नेक्स्ट जो इसकी सिक्स्थ स्पेसिफिकेशन है वो है जी, टोटल प्रेशर एट रिटेनिंग वॉल विल एक्ट एट H/3 फ्रॉम बेस। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टोटल प्रेशर है, थोड़ा सा मज़ीद क्लोज कर रहा हूँ मैं, कि जो टोटल प्रेशर है रिटेनिंग वॉल पे वो उसकी बेस से H/3 पर एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल में ये है कि अ थिन इंटरनल वॉल कंस्ट्रक्टेड टू डिवाइड द स्पेस विद इन द बिल्डिंग्स। नाम से बता रहा है कि ये इतनी लोड बेरिंग वॉल नहीं होती और ये असल में डिवाइड करती है बिल्डिंग को, डिफरेंट रूम्स एरियाज वगैरह को। उसमें पार्टीशन वॉल कहते हैं। इनमें भी लोड बेरिंग नॉन लोड बेरिंग होती है। पार्टीशन वॉल डिजाइंड एज लोड बेरिंग वॉल, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी इट्स ओन लोड। ये जनरल स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इसकी कुछ टाइप्स हैं। द फॉलोइंग और द टाइप्स ऑफ ब्रिक्स पार्टीशन: प्लेन ब्रिक पार्टीशन, रिइंफोर्स ब्रिक पार्टीशन, ब्रिक नॉगिंग पार्टीशन। अब ये ब्रिक से सिंपल ज़ाहिर करेगा हम इसमें प्लेन ब्रिक्स यूज़ करेंगे, जबकि रिइंफोर्स ब्रिक्स में वो बता रहा है कि हम स्टील यूज़ करेंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे? दीज आर यूज्ड व्हेन बेटर लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड इज़ रिक्वायर्ड, जो उसके दरमियान बेटर लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड बन जाएगा, एंड व्हेन द पार्टीशन वॉल हैज़ टू कैरी अदर सुपर इम्पोज लोड, और वो कैरी कर सकेगा रिइंफोर्स ब्रिक पार्टीशन में। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिक नॉगिंग पार्टीशन। ये जो है हमारे पास कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वर्क हाफ ब्रिक थिकनेस बिल्ड विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ वुडन मेंबर्स। इसमें हम वुडन मेंबर्स का यूज़ करते हैं, और वुडन फ्रेमवर्क जो है वो हमारे पास लो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स पे मुश्तमिल होता है, जिसे हम सिल्स कहते हैं। अपर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को हम हेड्स कहते हैं, और वर्टिकल को हम स्टड्स कहते हैं, और इंटरमीडिएट हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को हम नॉगिंग्स कहते हैं। इसमें वो ये बता रहा है कि वर्टिकल मेंबर्स और स्टड्स की जो स्पेसिंग है वो 4 से 6 गुना होती है द ब्रिक लेंथ के, और नॉगिंग पीसीज आर हाउस्ड इन स्टड्स एट वर्टिकल डिस्टेंसेस। जो हमने नॉगिंग पीसीज को यूज़ करना होता है वो 600 से 900 mm पे यूज़ करना होता है। ओके, आई होप दैट के ब्रिक नॉगिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो ये एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ब्रिक नॉगिंग का टॉपिक है ब्रिक नॉगिंग पार्टीशन वॉल कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वर्क। होता है इसमें ब्रिक वर्क ही है, लेकिन हम वुडन मेंबर्स को यूज़ करते हैं। इसमें हम सिल्स को यूज़ करते हैं, हेड्स को यूज़ करते हैं, वर्टिकल मेंबर स्टड्स को यूज़ करते हैं, और नॉगिंग्स को यूज़ करते हैं। और उनकी स्पेसिंग बताई है कि वर्टिकल मेंबर या स्टड्स की 4 से 6 होती है, और हमारे पास नॉगिंग पीसीस की 600 से 900 mm होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास इसने बताया है प्री कास्ट कंक्रीट स्लैब के बारे में बताया कि हम वो पार्टीशन में भी यूज़ करते हैं। और ये स्लैब हमारे पास 25 mm से 40 mm की भी होती है, सिक्योर टू प्री कास्ट पोस्ट। द कंक्रीट मिक्स जो हम इसमें यूज़ अडॉप्ट करते हैं वो ग्रेड M150 का होता है। जॉइंट्स आर फिल्ड विद सीमेंट मोर्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है जी फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं फ्लोरिंग। ये सच एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी पार्ट में नहीं है, बट इसे हम कंसेप्चुअली थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सपोज टॉप सरफेस ऑफ फ्लोर को हम फ्लोरिंग कहते हैं। ओके, इसमें हम फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी केयरफुली कंसिडर बिफोर सेलेक्टिंग मटेरियल फॉर फ्लोरिंग। इनिशियल कॉस्ट वगैरह देखते हैं, अपियरेंस देखते हैं, क्लीननेस, ड्यूरेबिलिटी, डैम्प रेजिस्टेंस, साउंड इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, फायर रेजिस्टेंस, हार्डनेस, स्मूथनेस,
स्लीपनेस, मेंटेनेंस वगैरह। अब ब्रिक फ्लोरिंग अगर हम कर रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग अगर हम कर रहे हैं, ग्रेनोलिथिक फ्लोरिंग हम कर रहे हैं, तराजू फ्लोरिंग कर रहे हैं, या मोसैनिक फ्लोरिंग कर रहे हैं, टाइल फ्लोरिंग कर रहे हैं, मार्बल फ्लोरिंग कर रहे हैं, एसफाल्ट फ्लोरिंग कर रहे हैं, लिनोलियम फ्लोरिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक और पॉलीविनाइल क्लोराइड फ्लोरिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें हमारे पास थोड़ी बहुत हो ना होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। कि फ्लोरिंग इज स्पेशली सूटेड फॉर गोडाउंस। ब्रिक की आप तब करें जब आपने गोडाउंस या वेयर हाउसेज वगैरह बनाने हैं, और ब्रिक्स आर लेड आइदर फ्लैट और एज्ड। ओके, और इसे हम हेरिंग बोन फैशन में, जैसे हमने ऊपर स्टडी किया ब्रिक मैसनरी में, वैसे या राइट एंगल्स पर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग है, ये क्वाइट ड्यूरेबल और इजी है कंस्ट्रक्शन में, और ये हम अक्सर रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। और ग्रेनोलिथिक में हम हार्ड वेयरिंग सर्फेस अगर हमें रिक्वायर्ड है, इसमें जो इसकी फिनिशिंग है कैरिड आउट बाय सीमेंट कंक्रीट से ही इसकी फिनिशिंग की जाती है। और इसमें हम जो सीमेंट और सैंड और रिच कंक्रीट हम बनाते हैं काफ़ी हार्ड और इसकी गुड क्वालिटी के लिए अच्छे एग्रीगेट्स वगैरह सच एज जो हम यूज़ करते हैं वो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और क्वार्टाइज वगैरह हैं। उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है 4 नंबर पे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये तराजू फ्लोरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिंग मेक विद स्पेशल एग्रीगेट्स ऑफ मार्बल चिप्स मिक्सड विद वाइट एंड कलर्ड सीमेंट। जो मार्बल चिप्स वगैरह हम देखते हैं तो उसको हम वाइट और कलर्ड सीमेंट से मिक्स जो करते हैं, ये इसका की पॉइंट है, उसे हम तराजू फ्लोरिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट रिपीट कर देता हूँ कि फ्लोरिंग मेड विद स्पेशल एग्रीगेट्स ऑफ मार्बल चिप्स। मार्बल चिप्स के जो स्पेशल एग्रीगेट्स हम मिक्स करते हैं वाइट और कलर्ड सीमेंट से, उसे हम तराजू फ्लोरिंग कहते हैं। इट इज़ डेकोरेटिव, डेकोरेशन में भी अच्छी लगती है, एंड गुड वेयरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिस, स्कूल्स एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स। उसके बाद हमारे पास है जी मोसैलिक फ्लोरिंग। इसमें ये है जी कि हमारे पास सिंपली फ्लोरिंग मेड विद स्मॉल पीसीज ऑफ ब्रोकन टाइल, जिसमें हम यूज़ कर लेते हैं, चाइना ग्लेज यूज़ कर लेते हैं। और ये सिंपली अरेंजमेंट से जो भी फ्लोरिंग होती है मोज़ेक फ्लोरिंग बोलते हैं। उसके बाद टाइल फ्लोरिंग आ जाती है हमारे पास। इसमें हम नाम से जाहिर कर रहे हैं कि हम इसमें टाइल्स यूज़ करते हैं, सिमिलर टू तराजू फ्लोरिंग के है, और ये अवेलेबल डिफरेंट साइज़ और थिकनेसेस में होती हैं। हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। मार्बल फ्लोरिंग या मार्बल इसमें यूज़ करते हैं फ्लोरिंग में, किचन, टेम्पल्स में वगैरह में यूज़ हो जाती है। और एसफाल्ट फ्लोरिंग जो है हमारे पास नॉट फेवरेबल होती है, इसकी बैड स्मेल होती है एसफाल्ट फ्लोरिंग में। बट एट प्रेजेंट द एसफाल्ट फ्लोरिंग कैन बी कैरिड आउट इन वाइडली ऑफ कलर्स एंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। आजकल नाउ डेज हम इसको डिफरेंट कलर्स और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। ये असल में बेसिकली स्विमिंग पूल्स वगैरह में यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास लिनोलियम फ्लोरिंग आता है। इट इज़ कवरिंग विच इज़ अवेलेबल इन रोल्स एंड लेड डायरेक्टली ऑन कंक्रीट और वुडन फ्लोरिंग के ऊपर हम ये डालते हैं लिनोलियम फ्लोरिंग, कि जो हमारे पास कंक्रीट और वुडन की जो फ्लोरिंग होती है उसके ऊपर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज़ कवरिंग, ये असल में एक कवरिंग है। दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीटली फ्लोरिंग बट दिस इज़ अ कवरिंग दैट इज़ अवेलेबल इन रोल्स। ये रोल्स में हमारे पास होती है और कंक्रीट और वुडन की फ्लोरिंग को कवर करने के लिए यूज़ होती है। सिंपल है। उसके बाद ये हमारे पास बाथरूम और किचन वगैरह में यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्लास्टिक और पॉलीविनाइल क्लोराइड फ्लोरिंग ये यूज़ होती है। नाउअडेज ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल में भी। इसमें हम टाइल्स को भी यूज़ करते हैं कंक्रीट बेस लगा के, और ये स्मूथ भी होती है, गुड भी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है जी स्टेयर्स का। स्टेयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच इज़ provided to afford the means of ascent and descent between the floors or landing। स्टेयर की डेफिनेशन है कि हम ऊपर चढ़ने नीचे उतरने के लिए जो यूज़ करते हैं उससे हम स्टेयर कहते हैं। अपार्टमेंट ऑफ रूम ऑफ द बिल्डिंग में भी लोकेटेड हो सकती है, और डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स आ रही हैं स्टेयर से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ट्रेड है, एज वी नो दैट हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट ऑफ स्टेप ऑन विच फुट इज़ प्लेस्ड। हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट जो होता है उसे हम ट्रेड कहते हैं। वर्टिकल पोर्शन ऑफ द स्टेप जो होता है हम राइजर कहते हैं। फीलर किसे कहते हैं? थर्ड नंबर पे जो है स्ट्रेट स्टेप हैविंग पैरेलल विड्थ ऑफ ट्रेड, जिसमें ट्रेड की पैरेलल विड्थ होती है उसे हम फीलर कहते हैं। फ्लाइट किसे कहते हैं?
जी 4 नंबर पे फ्लाइट है। एन अनब्रोकन, इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी। एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप्स बिटवीन टू लैंडिंग्स, कि जो दो लैंडिंग्स हैं उसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, ओके। उनको अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप्स को जो दो लैंडिंग्स के दरमियान मिलाता है उसे हम फ्लाइट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लैंडिंग है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एट द टॉप और बॉटम ऑफ फ्लाइट। टॉप और बॉटम बिटवीन फ्लाइट के दरमियान जो होता है उसे हम लैंडिंग कहते हैं। देखा भी हमने, राइज है, गोइंग है, नोजिंग है, स्कोटिया है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रेड्स को हम राइज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव राइजर्स फेसेस, उसे हम फेसेस कहते हैं। इसे हम गोइंग कहते हैं। नोजिंग कहते हैं प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ ट्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ राइजर, कि जो फेस ऑफ राइजर में हमारा जो प्रोजेक्टिंग पार्ट है ट्रेड पे उसे हम नोजिंग कहेंगे। उसके बाद हमारे पास स्कोटिया है, क्या मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर द नोजिंग। नोजिंग में जो हम चेंजिंग करते हैं उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, एलिवेशन ऑफ स्टेप देने के लिए उसे हम स्कोटिया कहते हैं। सोफिट किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर पे इसे नोट डाउन करें प्लीज़। अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर इज कॉल्ड सोफिट, जो सरफेस स्टेयर की अंडर सरफेस होती है उसे हम सोफिट कहते हैं। पिक्चर स्लोप सिंपल है ये तो, द एंगल विद द लाइन ऑफ नोजिंग ऑफ स्टेयर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो नोजिंग की लाइन का एंगल बनता है उसे हम पिच या स्लोप कहते हैं। स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंगर्स के कहते हैं 12 नंबर पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करें प्लीज़। कि स्लोपिंग मेंबर विच सपोर्ट द स्टेप्स इन अ स्टेयर आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंगर्स, कि जो स्लोपिंग मेंबर्स हैं स्टेयर के स्टेप्स में इन्हें जो सपोर्ट करता है उसे हम स्ट्रिंगर्स कहते हैं। ये इसमें आपसे पूछा जाएगा और इसमें आपने उससे कहना है कि दिस इज़ सपोर्टिंग मेंबर, स्लोपिंग सपोर्टिंग मेंबर, ओके। ब्लस्टर 13 नंबर पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। द वर्टिकल मेंबर ऑफ वुड और मेटल टू सपोर्ट हैंड रेल, जो हैंड रेल होती है उसका जो वर्टिकल मेंबर लगा होता है ऊपर चढ़ने के लिए, जिसे हम ग्रिल वगैरह भी कहते हैं, उसे हम ब्लस्टर कहते हैं। ब्लस्ट्रेड कहते हैं कंबाइंड फ्रेम ऑफ हैंड रेल एंड ब्लस्टर, जो कंबाइंड फ्रेम होता है उसे हम ब्लस्टर ट्रेड कहते हैं। हैंड रेल किसे कहते हैं, जिसे हमने पकड़ा होता है और जेंटर इंक्लाइंड सपोर्ट प्रोवाइडेड एट द कन्वीनियंट हाइट पे जो होती है उसे हम हैंड रेल कहते हैं। सिंपल है। न्यूअल पोस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, 16 नंबर पे नोट डाउन करें प्लीज़। वर्टिकल मेंबर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फ्लाइट, जो फ्लाइट का एंड पे जो वर्टिकल मेंबर होता है कनेक्टिंग द एंड ऑफ स्ट्रिंग्स एंड हैंड रेल्स, स्ट्रिंग्स को और हैंड रेल्स को मिला रहा होता है। यही पूछा जाता है कि स्ट्रिंग्स और हैंड रेल को जो मिलाता है वर्टिकल मेंबर उसे हम न्यूअल पोस्ट बोलते हैं। अब ये डिफरेंट साइज़ बताएं मेरे, स्टेप का साइज़ क्या होना चाहिए, 250 mm से 160 mm होना चाहिए, हॉस्पिटल में इतना होना चाहिए। ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं स्टेयर्स की। प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास आर्च आ जाती है। आर्च भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू स्पैन अक्रॉस एन ओपनिंग, मतलब ये हमने एक ओपनिंग देते हैं, ये डिफरेंट हाउसेज वगैरह में आपने देखा होगा, तो हम एक आर्च प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसे कह रहे हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टर्म्स वगैरह है जो इंट्राडोज सोफिट वगैरह, इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ इनर कर्व ऑफ एन आर्च को हम इंट्राडोज कहते हैं। सोफिट कहते हैं इनर सरफेस जो आर्च की होती है उसे हम सोफिट कहते हैं। समटाइम इंट्राडोज एंड सोफिट आर यूज सेमिनसली, ओके, हम इसका यूज़ करते हैं कॉमनली। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टर्म्स है। एक्स्ट्राडोज कहते हैं आउटर कर्व को। वॉसर्स 4 नंबर पे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कहते हैं वेज शेप यूनिट्स ऑफ मैसनरी फॉर्मिंग एन आर्च, कि मतलब एक वेज शेप हम मैसनरी करते हैं उसे हम कहते हैं वॉसर्स, ओके। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये वॉसर्स है, तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाना चाहिए। क्राउन कहते हैं ये जो ऊपर होता है क्राउन। ये साथ डायग्राम इसलिए किए मैंने कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको साथ क्लियर होती रहें। स्क्यू बैक किसे कहते हैं, ये जो आर्च एंड पे लगा होता है इंक्लाइंड स्प्रेड सरफेस होती है। एब्यूटमेंट किसे कहते हैं, ये होती है पार्ट ऑफ वॉल ऑन विच आर्च रेस्ट, जिस पे आर्च हमारी सपोर्ट होती है उसे हम कहते हैं एब्यूटमेंट। और की स्टोन कहते हैं वेज शेप यूनिट के क्राउन पे जो हम यूज़ करते हैं उसे हम की स्टोन कहते हैं। स्प्रिंगर किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर पे से नोट कीजिए प्लीज़। इट इज़ अ वॉसर नेक्स्ट टू स्क्यू बैक, स्क्यू बैक से जो नेक्स्ट होता है वॉसर उसे हम
स्प्रिंगर कहते हैं। और अब स्प्रिंगिंग लाइन किसे कहते हैं? इट इज़ इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द लोएस्ट पार्ट ऑफ स्प्रिंगर्स का जो लोएस्ट पार्ट पे हम इमेजिनरी लाइन जो हमें नज़र आ रही है, इसे हम स्प्रिंगिंग लाइन कहते हैं। नेक्स्ट ये टर्म है हॉन्च, स्पैन, पेयर, राइज। इट इज़ जो हॉन्च है वो हमारे पास है बॉटम पोर्शन ऑफ एन आर्च बिटवीन स्क्यू बैक एंड क्राउन। स्पैन हमारे पास क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्पोर्ट्स। पेयर हमारे पास है इंटरमीडिएट स्पोर्ट आर्च पे जो हम देते हैं। राइज हमारे पास क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस होता है। स्प्रिंगिंग लाइन और हाईएस्ट पॉइंट इंट्राडोज का जो होता है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम राइज कहते हैं। डेप्थ क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज का। थिकनेस और ब्रेथ ऑफ सोफिट ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जो हम परपेंडिकुलरली मेजर करते हैं फ्रंट और बैक फेस ऑफ एन आर्च के। उसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च है। ये ऐसा हमारे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है ख़ास, लेकिन हम इसे कंसेप्चुअली फिर भी देखते हैं। ज़रूरी है कि आर्च को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, फ्लैट आर्च और सेगमेंटल आर्च से। फ्लैट आर्च की जो स्पेसिफिकेशन है ये हमें कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रेपरेशन में एग्ज़ाम ये इस तरह की चीज़ें भी कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछ लेते हैं, कभी कभी आ भी जाता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको स्टडी करेंगे कि इसमें फ्लैट आर्च में जो हमारे पास इंक्लाइन पोजीशन होनी चाहिए आर्च की, स्क्यू बैक की, ये स्क्यू बैक आप इसमें। इसके बाद हमारे पास सेगमेंटल आर्च। सेगमेंटल आर्च द सेंटर ऑफ आर्च लाइज बिटवीन स्प्रिंगिंग लाइन के दरमियान इसका जो सेगमेंटल आर्च का सेंटर होता है। ओके, ये जस्ट एक उसकी फंक्शन बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी सर्कुलर आर्च होती है, सेमी इलिप्टिकल आर्च होती है। ये भी टाइप ऑफ आर्च है जिसके 3 से 5 सेंटर्स होते हैं। पॉइंटेड और गोथिक आर्च होती है, ये 2 कर्व्स पे मुश्तमिल होती है और जिसका अपेक्स मीट करता है ट्राइंगल से, उसको हम पॉइंटेड आर्च भी कहते हैं। और लेटर टाइप इज़ नोन एज लेंसिड आर्च, ये भी एक टर्म है आर्च की। सुबह क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर्स के हिसाब से 1 सेंटर आर्च होती है, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4, 5 सेंटर आर्च होती है। क्लासिफिकेशन इसकी वर्कमैनशिप के हिसाब से भी होती है। रफ आर्च, एक्स आर्च, गेज आर्च, ये डिफरेंट टर्म्स वगैरह हैं। एग्जाम्स में ऐसा जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी आओ ना हो इसकी थोड़ी सी होती है। स्टोन आर्ट्स होती हैं हमारे पास, ब्रिक आर्ट्स होती हैं, कंक्रीट आर्ट्स होती हैं। तो जस्ट ये रीड आउट और नॉलेज के लिए ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास डोर्स और विंडोज़ आ जाती हैं ब्रिक में। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसमें देखते हैं डोर इज़ एन ओपनर बैरियर सिक्योर्ड इन एन ओपनिंग लेफ्ट इन अ वॉल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द यूज़र ऑफ द स्ट्रक्चर। एज यू नो दैट डोर हम यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए, रूम, हॉल्स वगैरह में, हाउस में एंटर वगैरह करने के लिए। विंडो बता रहा है कि ये भी ओपनिंग होती है डे लाइट, विजन वगैरह, वेंटिलेशन वगैरह के लिए। डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स हैं डोर और विंडो से रिलेटेड, वो हमें पता होनी चाहिए। ये फ्रेम है, हेड है, सील है। इसमें देख लेते हैं फ्रेम। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर्स फॉर्म अ सपोर्ट फॉर डोर और विंडो। हम एक फ्रेम लगाते हैं ना डोर और विंडो को फिट करने से पहले, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद हेड है, ये टॉप और अपर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द फ्रेम को कहते हैं। सील कहते हैं बॉटम और लोअर पोर्ट ऑफ द विंडो फ्रेम को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डोर फ्रेम्स और नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड विद सील्स। सील्स अक्सर उसमें हमारे पास डोर फ्रेम्स में प्रोवाइड नहीं होते। डोर के केस में हमारे पास सील्स नहीं होते, बॉटम लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट हमारे पास प्रोवाइडेड नहीं होता, जबकि विंडो के केस में होता है। उसके बाद हॉर्न है, इट इज़ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ हेड और सील। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है हेड या सील का बियॉन्ड द फेस ऑफ द फ्रेम, फेस ऑफ द फ्रेम से बाहर की तरफ जो होता है हमारे पास प्रोजेक्शन, उसे हम हॉर्न कहते हैं। स्टाइल ये इंपॉर्टेंट है 5 नंबर पे, इसे नोट डाउन करिए प्लीज़। इट इज़ वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ शटर ऑफ अ डोर और विंडो। ये वर्टिकल आउटर, ये जो वर्टिकली आउटसाइड मेंबर होता है शटर या डोर और विंडो के, हमने अक्सर देखा होता है, तो उसे हम कहते हैं स्टाइल। नेक्स्ट हमारे पास है जैम्प, रिवील, रिबेट और मुलियन ट्रांसम। ये जो 7 और 8 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जैप देखते हैं। जैप के केस में ये है, इट इज़ वर्टिकल मेंबर विच सपोर्ट्स द फ्रेम ऑफ अ डोर एंड विंडो, कि ये वर्टिकल मेंबर होता है
डोर के फ्रेम का और विंडो के फ्रेम का। जबकि जो रिवील है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि एक्सटर्नल जैब होता है डोर और विंडो या डोर और विंडो के दरमियान होता है, बट इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि राइट एंगल ऑफ द फेस ऑफ द वॉल पर होगा रिवील हमेशा। उसके बाद जो रिबेट है, ये डिप्रेशन या रिसेस होता है जो डोर के फ्रेम के अंदर होता है टू रिसीव द डोर शटर। जो डोर को हमने यूज़ करना है उसकी इनसाइड पर होता है रिबेट। जबकि मूलियन है, इट इज़ वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेम विच इज़ इम्प्लाइड टू सब डिवीजन डोर ओपनिंग वर्टिकली। हम डोर को वर्टिकली ओपन करते हैं तो ये सब डिवीजन हमें प्रोवाइड करता है। वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेम होता है असल में बेसिकली। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टर्म है ट्रांसम, इट इज़ हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ फ्रेम विच इज़ इम्प्लाइड टू सब डिवीजन अ विंडो। विंडो के इसमें यूज़ होता है जब हम विंडो को हॉरिजॉन्टली ओपन करते हैं। डोर को हम वर्टिकली ओपन करते हैं और विंडो को हम हॉरिजॉन्टली ओपन करते हैं। डिफरेंट डिज़ाइन आ गए हैं आजकल। तो उसके बाद हमारे पास टाइप्स आ गई हैं डोर्स और विंडोज़ की। स्लिप डोर्स होते हैं, रोलिंग डोर्स होते हैं, फोल्डिंग डोर्स होते हैं, रिवॉल्विंग डोर्स होते हैं, स्विंगिंग डोर्स होते हैं, क्लास्पिंग डोर्स होते हैं। ये डिफरेंट उसने इसकी जस्ट हाउ नाउ के लिए नाम वगैरह भी मेंशन किए हैं कि हमारे पास कॉर्नर विंडो होती है, गैबल विंडो होती है, डोरमर विंडो होती है, बे विंडो होती है, ग्लासी स्टोरी विंडो होती है, केसमेंट विंडो होती है, सैश और ग्लेज्ड विंडो होती है। ग्लेज्ड विंडो जो है वो काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ केसमेंट विंडो इन विच पैनल्स आर फुली ग्लेज्ड, इसमें पैनल्स फुली हमारे पास ग्लेज्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूफ्स आ जाती हैं। रूफ कहते हैं अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, कि जो बिल्डिंग का अपर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम रूफ कहते हैं। इसकी भी डिफरेंट 3 कैटेगरीज है। पिच रूफ या स्लोपिंग रूफ होती हैं, फ्लैट रूफ होती हैं और कर्व्ड रूफ होती हैं। ये चॉइस ऑफ द टाइप ऑफ द रूफ डिपेंड अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस रूफिंग के दौरान देखी जाती है। हमारे पास रेनफॉल कंडीशन देखी जाती है और स्नोफॉल कंडीशन देखी जाती है। ओके, ये अब डिपेंड करता है कि हमने कौन सी कहाँ पर यूज़ करनी है। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से होती है। जैसे कि हमारे पास पिच रूफ यूज़ होती हैं, रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा होती है, स्नोफॉल। फ्लैट रूफ जब हमारे पास यूज़ होती हैं जहाँ पे बिल्डिंग किसी भी शेप से बना लें तो हमारे पास कॉमनली हम फ्लैट रूफ्स यूज़ करते हैं। कर्व्ड रूफ्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए, लाइब्रेरीज वगैरह के लिए। उसके बाद टेक्निकल कुछ टर्म्स हैं पिच रूफ में यूज़ होती हैं। स्पैन, राइज, पिच। स्पैन कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल फेसेस ऑफ वॉल्स एंड सपोर्ट। वॉल्स होती हैं और उसको सपोर्ट्स होती हैं, कॉलम्स वगैरह खड़े होते हैं, तो उसे हम स्पैन बोलते हैं। राइज बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन वॉल प्लेट एंड टॉप ऑफ द रिज। जो हमारा रिज होता है तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो हमारे पास राइज है, ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है वॉल का जो प्लेट एरिया और जो उसका टॉप रिज है उसके दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस को हम राइज बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास पिच है, इट इज़ इन इंक्लिनेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द रूफ, कि जो रूफ की जो साइड्स में इंक्लिनेशन होता है, स्लोपिंग होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसे हम पिच बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं। रिज, अब वो रिज की डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियर कर रहा है कि इट इज़ अपेक्स लाइन ऑफ द स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ में जैसे हमने अपेक्स ऑफ द ट्राइंगल हमने पता है कैसे होता है, इसी तरह ही स्लोपिंग रूफ की जो अपेक्स लाइन होती है उसे हम रिज बोलते हैं। हिप, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इट इज़ रिज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्लोप सरफेसेस। रूफ की जो 2 स्लोप सरफेसेस हैं उसमें हैविंग एन एक्सटर्नल एंगल जिसका 180 डिग्री होगा, तो जो रिज बनेगी उसे हम हिप कहेंगे। उसके अलावा हमारे पास ईव्स है, ये लोएस्ट एज ऑफ द रूफ विच आर रेस्टिंग अपॉन आर प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द सपोर्टिंग वॉल्स के जो लोअर एज हमें नज़र आता है वो ईव्स होता है। पर्लिन्स वगैरह एज वी नो दैट सिंपल है, हॉरिजॉन्टल वुडन और स्टील मेंबर्स होते हैं टू सपोर्ट कॉमन राफ्टर्स को सपोर्ट करते हैं। स्लोपिंग ऑफ रूफ और लार्ज स्पैन्स के लिए यूज़ होता है गैबल 8 नंबर पर। दिस इज इम्पोर्टेंट, इट इज़ ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ अ वॉल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ पिच्ड रूफ, कि ये ट्रायंगुलर पार्ट होता है वॉल का जो पिच रूफ के एंड पे हम यूज़ करते हैं। वर्ज ये भी इम्पोर्टेंट है, इट इज़ एज ऑफ द गैबल। एंड ऑफ मतलब कि एज मीन्स की जो एंड पे होता है, रनिंग बिटवीन ईव्स एंड रिज के जो दरमियान होता है वो वर्ज होता है। क्लेंट्स क्या होता है, स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ वुड्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं राफ्टर्स और सीलिंग के दरमियान। टेम्पलेट क्या होता है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स होते हैं जो कंक्रीट हमें प्रोवाइड करता है एट द एंड ऑफ द बीम्स और ट्रसेस के दरमियान टू स्प्रेड द लोड ओवर द रूफ। सिंपल है। कॉमन राफ्टर्स क्या होते हैं, देयर आर इंक्लाइंड वुडन मेंबर्स लेड बिटवीन रिज एंड द ईव्स। हिप राफ्टर्स क्या होते हैं, ये भी इजी टर्म है,
ये स्लोपिंग राफ्टर्स होते हैं विच आर फॉर्म हिप ऑफ स्लोप्ड रूफ। कि जो स्लोप्ड रूफ का हिप बनाते हैं स्लोपिंग राफ्टर्स, उसे हम हिप राफ्टर्स बोलते हैं। दे आर लेड डायगनली, जिसकी स्पेसिफिकेशन हिप राफ्टर्स की है कि डायगनली ये होते हैं टू द कॉर्नर्स ऑफ द वॉल सपोर्टिंग द रूफ कवरिंग। ये डायगनली हम इसको प्रोवाइड करते हैं जिससे जैक राफ्टर क्या होते हैं, दी राफ्टर्स आर शॉर्ट इन लेंथ। इसकी ये स्पेसिफिकेशन है जैक राफ्टर्स की, ये लेंथ में छोटे होते हैं। और देन कॉमन राफ्टर्स एंड आर लेड फ्रॉम हिप और वैली टू द ईव्स, मतलब लाइक ईव्स हम इसे यूज़ कर लेते हैं। और वैली राफ्टर्स होते हैं ये राफ्टर स्लोपिंग राफ्टर्स एंड लेड, ये भी डायगनली लेड होते हैं। और फ्रॉम रिज टू ईव्स फॉर सपोर्टिंग वैली गटर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे है ट्रस। रूफ ट्रस इज़ अ फ्रेमवर्क होता है बेसिकली, हम डिफरेंट ट्रसेस यूज़ करते हैं। यूजुअली डायगोनल ट्रायंगल शेप में होती हैं, डिज़ाइन टू सपोर्ट द रूफ को सपोर्ट करता है, कवरिंग करते हैं सीलिंग रूम्स वगैरह की। अब उसकी टाइप्स आ गई हैं, पहले कुछ हमने टर्म समझी है, अब कुछ टाइप्स आ गई हैं फिक्स्ड रूफ की। सिंगल रूफ हो सकती है, लीन टू रूफ और वेरांडा रूफ हो सकती है। ये डिफरेंट इसकी स्पेसिफिकेशन आपको पता चाहिए। सूटेबल फॉर मैक्सिमम स्पैन ऑफ 2.5 मीटर्स होगा स्पैन, तो फिर आप ये यूज़ करेंगे लीन टू रूफ। कपल रूफ हो सकती है, इसके लिए स्पैन आपको याद होना चाहिए 3.5 मीटर होना चाहिए। कपल क्लोज रूफ होती है, इसके लिए स्पैन आपके पास 5 मीटर होना चाहिए। कॉलर बीम रूफ हो सकती है, इसके लिए आपके पास स्पैन भी 5 मीटर होना चाहिए। डबल और पर्लिन रूफ हो सकती है, इसके लिए स्पैन 2.4 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ट्रस्ट रूफ है, इसमें भी हमारे पास 5 मीटर से ज़्यादा स्पैन होना चाहिए। और किंग पोस्ट ट्रस है, इसमें इन दिस टाइप ऑफ ट्रस सेंट्रल वर्टिकल पोस्ट नोन एज किंग पोस्ट हम यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए भी हमारे पास जो स्पैन है 5 से 8 मीटर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्वीन पोस्ट ट्रस है इसके लिए बढ़ता जा रहा है स्पैन, 8 से 12 मीटर होगा। और मैंसर ट्रस हो गया, इसके लिए भी हमें फ्रेंच आर्टिस्ट की ये नाम पे है मैंसर ट्रस। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट का कम्बिनेशन होगा। और इसकी जस्ट इसने इसका स्पैन मेंशन नहीं किया हुआ, जस्ट इसका इसने नेम और ये स्पेसिफिकेशन मेंशन की हुई है। और उसके बाद हमारे पास ट्रंकेटेड ट्रस है, इट इज़ सिमिलर टू मैसन ट्रस एक्सेप्ट द टॉप इज़ फॉर्म्ड फ्लैट, इसका जो टॉप है वो फ्लैट होगा। दिस इज़ यूज्ड विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ रूम इन द रूफ, मतलब हमने रूफ पे मतलब कोई रूम वगैरह प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमारे पास बेलफास्ट रूफ ट्रस है, इसमें हमारे पास 30 मीटर्स लॉन्ग स्पैन होगा, तो हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टील ट्रसेस। स्टील ट्रसेस हम मोस्टली यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास स्पैन 12 मीटर से ज़्यादा होता है। और हम इसमें माइल्ड स्टील एंगल सेक्शंस भी यूज़ करते हैं जो हमारा बोर्ड टेंशन कंप्रेशन को रजिस्ट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और ये हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट कंप्लीट होता है। ये जस्ट हमने अभी इसकी थ्योरी से ग्रो थ्रू हैं, और जब इसकी हम थ्योरी से अब ग्रो थ्रू होने के बाद हम इसके 3 और कैटेगरीज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अपनी थ्योरी वाले सारा जो सेक्शन है वो चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के बाद उस पर जाएंगे, जिसमें हम इसके MCQs पार्ट को डिस्कस करेंगे, इसके मज़ीद कंसेप्चुअल चीज़ों को डिस्कस करेंगे और प्रेपरेशन के हवाले से बात करेंगे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर के साथ डिस्कशन लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और काइंडली कमेंट करें जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह है या कोई क्वेश्चन वगैरह है या कुछ और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। काइंडली इससे ये होता है कि मुझे फीडबैक मिल जाता है और मैं मज़ीद अपने लिए कैसे आपके लिए बेहतर इस लेक्चर को करूं और आगे मज़ीद ताकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेनिफिशियल बने। सो थैंक यू।